हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअली है। ठीक है, बट आसान है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, क्योंकि आपके जो कोर्सेज हैं, जो हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर को ज़्यादा डिफिकल्ट वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहली चीज़ हम लोगों को कुछ टर्म्स वगैरह हम लोगों को समझने होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंदर कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स, तो देखिए, अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज दी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट। तो हमारा क्या है कि हीट का ट्रांसफर होना या फिर हीट का इंटर कन्वर्जन। ठीक है, जो हीट को हम कैसे इंटर कन्वर्जन करें, यानी हीट से हम कैसे मैकेनिकल वर्क वगैरह प्रोड्यूस करें, दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, it is the branch of science which deals with the study of heat and temperature and the interconversion of एनर्जीज। ठीक, एनर्जी मतलब हीट से हम मैकेनिकल वर्क कैसे कर रहे हैं, या इस तरह की चीजें हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोगों के पास क्या है, कुछ प्रोसेस होते हैं या कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जो हमें थर्मोडायनेमिक्स में समझने होते हैं। तो हम उसको वन बाय वन स्टडी करेंगे और फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले इसमें करना चाहेंगे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, अब देखिए, हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐड करेंगे। टर्म्स, तो कौन कौन से टर्म्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, टर्म्स, तो सबसे पहला आता है सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक असेंबली होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम। तो सिस्टम में क्या होते हैं, एन असेंबली ऑफ particles which contain certain temperature, pressure and volume। ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखिए, सिस्टम जो होता है वो हमारा कि कई तरह का होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि किस किस तरह का होता है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो सिस्टम जो है हमारे पास, सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम हमारे पास तीन तरह से हमें मिल जाता है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा होगा। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो कौन कौन सा हमारे पास सिस्टम होगा, तो उसके लिए अगर हम सोचें तो देखिए, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड। क्या होता है, आइसोलेटेड। तो अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, हीट एंड मास इज ट्रांसफर, यानी इसमें क्या होता है, हीट और मास दोनों ही ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एक अगर
अगर एक कोई बर्तन या वेसल है उसमें ना पानी को बॉइल्ड करें तो पानी क्या होता है, वेपर बन के हवा में उड़ जाएगा, तो ये मास ट्रांसफर हुआ, एज वेल एज हीट भी ट्रांसफर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जैसे कुकर है उसमें भी जब स्टीम बनता है तो मास ट्रांसफर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अच्छा ये ओपन सिस्टम मैंने बोला है। देखिए ओपन सिस्टम में हम लोगों को क्या करना है, इसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, इसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, तो वी कांट टेक मास ट्रांसफर। चलो इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास, यहां क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में ओनली हीट इज ट्रांसफर। क्या होगा, सिर्फ हीट ही ट्रांसफर होती है, ठीक है। ओपन में क्या होगा, हीट एंड मास इज ट्रांसफर, हीट एंड मास इज ट्रांसफर। आइसोलेटेड में क्या होता है, नो हीट एंड मास इज ट्रांसफर। इसमें ना तो हीट ही ट्रांसफर होती है और ना मास ही ट्रांसफर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड, यानी इसकी हर चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। लिखो जल्दी से इसको, डन। चलिए आगे बढ़े आप। देखिए अब नेक्स्ट इसमें जो टॉप पॉइंट है हमारा, वो है हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारे पास सराउंडिंग। तो देखिए सराउंडिंग क्या होती है समझना, सराउंडिंग। तो मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास कोई सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम। अगर ये सिस्टम है तो इसके ऊपर यहां से कोई बाहर से इफेक्ट आ रहा होगा, ये देखिए ऐसे इफेक्ट आ रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो ये जो इफेक्ट आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, सराउंडिंग। क्या है सराउंडिंग, द outside of the outside of the system which affect direct on the system is called, क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। उसको हम लोग सराउंडिंग का नाम देते हैं, क्लियर। चलिए तो ये बात समझ में आ गया, सराउंडिंग समझ में आ गई हम लोगों को। अब जो हमारे पास है वो है थर्मोडायनामिक वेरिएबल। तो चलिए आइए देखते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या होते हैं हम लोग के पास, ठीक है। तो देखो थर्मोडायनामिक वेरिएबल, तो अगर हम लोग थर्मोडायनामिक वेरिएबल की बात करें तो देखिए थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जो होते हैं, दीज आर, क्या क्या होंगे बताओ, दीज आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इनको कहते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हम लोगों के पास, बोलो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, ठीक। अब इसमें थर्मोडायनामिक वेरिएबल भी हो गया और इसमें थर्मोडायनामिक स्टेट भी होती है। तो स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो आपका कौन कौन होता है, तो वो आपका प्रेशर भी होता है, वॉल्यूम भी होता है और टेम्परेचर भी होता है। ये स्टेट वेरिएबल होते हैं, स्टेट बदलने से ही अपने आप को चेंज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे इसमें। तो ये बात समझ में आ गया। अब एक और चीज है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि अगर दो बॉडीज हैं, ठीक है, सेपरेटली, एंड दे आर एट द सेम टेम्परेचर, देन बॉडी इज सेड टू बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे हम इसको, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, bodies have
bodies have same temperature, ठीक है, separately, same temperature separately, hence both bodies are said to be in thermal equilibrium. Thermal equilibrium, क्या कहते हैं हम उसको? थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? बनाओ इसको जल्दी से। थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, करो इसको, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं इसमें, और क्या क्या हम लोगों को समझना है। ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, ये हो गया। अब देखो इसमें कुछ वॉल्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए वॉल्स क्या है वो समझते हैं। देखिए इसमें टाइप्स ऑफ वॉल की अगर हम बात करें कि वॉल हमारी कितनी तरह की होती हैं, तो टाइप्स ऑफ वॉल्स, अगर हम टाइप्स ऑफ वॉल्स की बात करें तो ये दो तरह की होंगी। एक होती है हमारे पास डायाथर्मिक, डायाथर्मिक, ठीक, और एक होती है हमारे पास एडियाबैटिक। तो देखो डायाथर्मिक और एडियाबैटिक में क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। डायाथर्मिक जो होती है ये कंडक्टिंग होती है। क्या होती है? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब हीट को ट्रांसफर होने देगी, यानी अलाउ टू ट्रांसफर दी हीट। क्या करता है बताओ? हीट को ट्रांसफर होने देगा। एडियाबैटिक क्या होता है? इंसुलेटिंग होती है। क्या होती है बोलो? इंसुलेटिंग। क्या मतलब? नॉट अलाउ टू कंडक्ट दी हीट। ये हीट एनर्जी को कंडक्ट नहीं होती, इसलिए चेंज इन एनर्जी क्या रहता है? जीरो। चेंज इन हीट एनर्जी क्या आती है इसके अंदर? जीरो। तो ये दो तरह की होती है, तो हीट एक ट्रांसफर करने देगी और एक नहीं करने देगी। क्लियर है बात? चलो करो इसको जल्दी से। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है हम लोगों के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लिख लिया ये आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगर हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन टेक दिस, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें उसके प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट। इट कांट बी चेंज। ठीक है, तो उसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि हमें वही सब कुछ दिखाई देता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? द मैक्रोस्कोपिक variables of a system remain constant. That is temperature, pressure and volume क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। क्या होने चाहिए बताओ? कांस्टेंट। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट्स आप लोग पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
तो उसको हम लोग बोलते हैं कि स्टेट ऑफ इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर हम बोलें, इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है PV इज इक्वल टू NRT। क्या होता है बताओ, PV इज इक्वल टू NRT। PV क्या होता है हमारे पास, P इज द वॉल्यूम और प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। क्या कहते हैं हम इसको, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। क्लियर है बात। तो चलिए अब हम इसमें बात करें अगर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे थोड़े अलग अलग होंगे, तो उनको हम लोग समझते हैं। देखिए तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो देखिए आइए समझते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है हमारे पास। ठीक है, चलिए ये बना लिया आप लोगों ने, ओके। तो देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है हम लोग के पास, ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। आइए देखिए, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो देखो ये कई तरह के होते हैं, इसको वन बाय वन हम लोग समझते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए एक होता है हमारे पास आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, देखो आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब डेल्टा टी मस्ट बी जीरो। ये बात समझ में आ गया, चेंजिंग टेम्परेचर क्या रहेगा, जीरो, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल। नेक्स्ट होता है हमारे पास एडियाबैटिक। एडिया, अच्छा ये स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है ये, स्लो प्रोसेस, पढ़ेंगे हम आगे इसको, स्लो प्रोसेस। अच्छा एडियाबैटिक क्या होगा, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज क्या हो रहती है इसमें, जीरो, कोई भी हीट एक्सचेंज इसमें नहीं होगी। और ये क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। क्या होता है बताओ, फास्ट प्रोसेस, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, सडन, सडन प्रोसेस होता है। ठीक है, और क्या होता है, सॉरी, और क्या होता है हम लोगों के पास, देखिए नेक्स्ट हमारे पास होता है इसमें, ये हो गया आइसोबारिक। क्या होता है बताओ, आइसोबारिक। तो आइसोबैरिक में क्या होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या रहेगा, आइसोबैरिक सॉरी, तो क्या रहेगा, क्या रहेगा बताओ, प्रेशर इज कांस्टेंट। बारिक मतलब क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। और क्या होता है हम लोगों के पास, देखो नेक्स्ट एक और प्रोसेस क्या है हम लोगों के पास, उसको समझ लेते हैं। देखिए एक और होता है हमारा प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक। क्या कहते हैं इसको बताओ, आइसोकोरिक। तो अगर हम आइसोकोरिक में बात करें तो आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहता है बताओ, वॉल्यूम। तो इसका मतलब डेल्टा वी मस्ट बी जीरो, डेल्टा वी मस्ट बी जीरो। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से, इसको जल्दी से बनाइए, फिर हम लोग इसमें आगे स्टडी करेंगे। और ठीक है, चलिए तो ये हमें मोस्टली थोड़ा देखना है इन लोगों के बारे में। एक और प्रोसेस भी हम लोग देख सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, जिसके आपके इंजन वगैरह इसी पे काम करते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इनिशियल and final state variables are same। यानी जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं पीवी टी जो होते हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे
जैसे मेरे पास मान लीजिए इनिशियली मेरे पास था पी आई, वी आई और टी आई, तो फाइनली भी मेरे पास क्या रहेगा, पी एफ, वी एफ और टी एफ, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, बताओ, साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर? चलिए आगे बढ़े अब, आइए देखिए। डन? चलिए देखिए, आइए। अब अगर हम बात करें कि चलो ठीक है ये चीज है हमारे पास, अब हमारे पास आता है एक पीवी डायग्राम, या इसको हम बोलते हैं पीवी इंडिकेटर डायग्राम। तो देखो पीवी डायग्राम या पीवी इंडिकेटर डायग्राम जो होता है ये हमारे पास थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है कि एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी चीज एक्सपेंशन कर रही है या कंप्रेशन कर रही है। तो देखो हम लोग के पास क्या होगा, एक पीवी इंडिकेटर डायग्राम। क्या होता है, पीवी, पीवी क्या होगा, पीवी इंडिकेटर डायग्राम। तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम को हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं। तो पीवी इंडिकेटर, पीवी इंडिकेटर डायग्राम। तो देखो पीवी इंडिकेटर डायग्राम के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, इट इज द ग्राफ, इट इज द ग्राफ बिटवीन P एंड V, ठीक है, ये चीज है हमारे। अब मैं इसको ग्राफ दिखा रहा हूं तुम्हें, देखो अगर इस तरह से ग्राफ है मेरे पास, ये देखिए, ये P और ये V, तो अगर हम इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह से जा रहा है। तो अब ये बताओ, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर हाई होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारे पास, एक्सपेंशन। अब अगर इसी को मैं ऐसे बना दूंगा, ये देखो यही पीवी डायग्राम कहलाता है, पीवी, और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं और ऐसे कर दूं तो अब क्या कहलाएगा, कंप्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, रिड्यूसेस, तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। तो हम इसके एरो देखकर ये पहचान सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। अब देखो यहां पे ही कुछ होगा तो इसको मान लेते हैं P1, P1, V1 और T1। यहां पे क्या हो गया, मान लो हमने मान लिया P2, V2 और T2, ऐसा कुछ हो गया, प्रेशर वगैरह चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, या सेम ही हम ले लें, यहां पे हम मान लें कि चलो यहां पे हो गया P2 और यहां पे हो गया V2, और यहां पे क्या हो गया, P1 और यहां पे क्या था, V1। यहां पे हमने मान लिया कि अगर हम ऐसे बोल देते, चलो इसको अगर हम ऐसे बोल दें कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बताओ, आइसोथर्मल, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा पीवी डायग्राम है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम अगर एक्सपेंड कर रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, और हमारा वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो वो कंप्रेशन कर रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं अभी हम लोग। तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है, ये आइसोथर्मल चेंजेस जो भी हमारे पास होने वाले हैं उनके बारे में हम लोगों के पास क्या चीज होगी। तो अगर हम उसकी बात करें तो हम यहाँ पे धीरे धीरे एक चीज करके समझते हैं। तो आइए, तो अब हम लोग समझना चाहेंगे इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं। चलिए, तो अब हम एक चीज समझेंगे, आइसोथर्मल चेंजेस, आइसोथर्मल चेंजेस। तो अगर हम आइसोथर्मल चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या होता है बताओ इसमें, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। सबसे पहली चीज क्या है इसमें, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने इसमें बताया था कि ये स्लो प्रोसेस होगा। अगर स्लो प्रोसेस होगा तो अगर हम उसको दबा रहे हैं या उसको हम
अगर हम दबा रहे हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, और हम उसको एक्सपेंड कर दें तो टेम्परेचर डाउन होगा। यानी हमारी जो वॉल है वो कैसी होनी चाहिए, वो वॉल ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हीट को दे भी सके और हीट को ले भी सके। तो हम ये बोलेंगे यहां पे, क्या बोलेंगे हम इसके अंदर बताओ, तो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल इज रिक्वायर्ड। तो कौन सी वॉल चाहिए हमें इसके अंदर, डायाथर्मिक वॉल। कैसी चाहिए बताओ, डायाथर्मिक वॉल चाहिए। तीसरा क्या है, स्लो प्रोसेस होगा। कैसा होगा, स्लो प्रोसेस। चलिए ठीक है, स्लो प्रोसेस भी हो गया। और क्या होगा हमारे पास, और क्या होगा इसमें, अगर हम इसमें देखें तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, इक्वेशन, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है अगर उसकी हम बात करें यहां पे तो क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। अब उसने बोला है T हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर T कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये टर्म भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम इसका PV डायग्राम देखें तो कैसा बनेगा, PV डायग्राम देखें तो कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। ये देखो, ये P और ये V, तो इस तरह से ये बन जाएगा। ये देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, एक्सपेंशन। तो ये चीज हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये चीज हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा मिल जाएगा इस तरह से। बनाइए इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अगर हम इसकी स्पेसिफिक हीट की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, याद है किसी को, स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें आइसोथर्मल के लिए तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। सॉरी, क्या लिखना है यहाँ पे हम लोग को, डेल्टा T। तो देखो यहां पे क्या आना चाहिए, डेल्टा T। ओके, तो हमें क्या बताना है, S बताना है। तो S की अगर हम बात करें तो हम क्या लिख पाएंगे, डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। अब सबसे बुरी चीज क्या है इसमें बताओ, तो सबसे बुरी चीज ये है कि डेल्टा T हमारा क्या है, 0। तो बताओ S कितना हो गया, इन्फिनिटी। कितना हो गया बताओ, इन्फिनिटी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, इन्फिनिटी। क्लियर है बात, बोलो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्लियर। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है, कि स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, ठीक है, तो कितनी होगी, इन्फिनिटी। क्लियर, बात समझ में आया। अब इसी तरह से हम 1 बाय 1 किसकी स्टडी करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लोग बात करते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। चलिए लिखिए इसको पहले आप लोग। चलिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, तो इसमें अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, तो पहली चीज क्या है, ये दिखाई दे रहा है, आई होप शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुको एक मिनट, चलो ब्लैक यूज कर लेते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, तो सबसे पहले हमें क्या बात करना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। तो हमें क्या याद रखना है, हीट कंटेंट रिमेन सेम, देयरफॉर क्या लिखेंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। डेल्टा Q क्या हो गया बताओ, 0। अगर डेल्टा Q 0 हो गया तो बताओ वॉल कैसी चाहिए, तो वॉल हमें चाहिए एडियाबैटिक। कैसी चाहिए, एडियाबैटिक। तो हम क्या लिखेंगे, एडियाबैटिक वॉल इज रिक्वायर्ड। कैसी वॉल चाहिए बताओ, एडियाबैटिक। तीसरी चीज क्या होगी हमारे पास, अगर एडियाबैटिक वॉल हमने ले लिया तो हमें क्या चाहिए, और इसमें सडन प्रोसेस होगा। क्या होगा, सडन प्रोसेस, यानी प्रोसेस कैसा होगा, सडन होगा। अगर सडन प्रोसेस होगा तो इसमें अगर हम इसमें एग्जांपल लेना चाहें तो क्या होगा बताओ, बर्स्टिंग ऑफ टायर। जैसे क्या होता है, बर्स्टिंग
ऑफ टायर। तो ऐसा अगर कभी हो, बस्टिंग ऑफ टायर वगैरह जैसे अगर हो रहा है हमारे पास, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एक बात ध्यान रखना है तुम्हें कि बस्टिंग ऑफ टायर को अगर हम जैसी टायर बस्ट करेगा, अगर वहीं पे हम उसको छू के देखें तो हमें ठंडा लगेगा। कैसा लगेगा? ठंडा, क्योंकि टेम्परेचर क्या करेगा हमारा? डाउन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें स्पेसिफिक हीट। तो देखो अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट की, मैं यहां लिख दे रहा हूं स्पेसिफिक हीट। तो देखो अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट, तो क्या लिखेंगे? तो S इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, डेल्टा Q क्या है इसके लिए? जीरो। कितना है बताओ? जीरो। अगर ये जीरो है हमारे पास तो हम कह सकते हैं S इज इक्वल टू जीरो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हीट के अंदर स्पेसिफिक हीट जो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो कितनी होती है? जीरो, क्योंकि उसमें हीट एक्सचेंज कितना होता है? जीरो। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े हम, आइए देखिए। तो ये बात समझ में आ गया। अब इसका तीसरा, चौथा, पांचवा जो चीज है हमारे पास वो क्या है? पीवी डायग्राम। तो अगर हम इसका पीवी डायग्राम देखें, क्या देखें? पीवी डायग्राम। तो इसका पीवी डायग्राम बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा तुम्हें जैसा कि एडियाबैटिक और उसका आइसोथर्मल का था, ऐसे। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा चेंजेस होंगे। ये चेंजेस हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्या क्या इसमें होता है। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारे पास इसी का, वो है हमारे पास इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन की अगर हम बात करें इसमें, इक्वेशन, तो इक्वेशन की अगर बात कर रहे हैं तो इक्वेशन होता है इसमें पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी की पावर गामा इज कॉन्स्टेंट। गामा जो होता है इसको बोलते हैं एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट। क्या होता है ये बताओ? एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट। क्या होगा? एडियाबैटिक कांस्टेंट। और इस एडियाबैटिक कांस्टेंट के बारे में अगर हमें नॉलेज है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, केटीजी में या थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो एक और पढ़ा होगा तुमने। तो ये गामा जो होता है वो एक रेशियो होता है जो होता है Cp अपॉन Cv। यहां पे अगर हम Cp की बात करें तो ये क्या है बताओ? मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट क्या? प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। और क्या बताओ? तो और अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए और क्या है हमारे पास? Cv। तो अगर हम Cv की बात करें तो ये क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बात समझ में आया? अच्छा, तुम्हें एक और बात पता होगी कि Cp माइनस Cv इजिकल टू क्या होता है? R। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेयर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बताओ? मेयर्स फॉर्मूला। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है, केटीजी में हम लोग पढ़ेंगे वरना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सारी बातें हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो बताओ यहां तक बातें समझ में आ रही हैं क्या? नहीं आ रही हैं? जल्दी से बोलो, बताओ। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं, मैंने बताया। कंसेप्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ चीजें हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें बात करना है कि अगर हम इसमें अगर ये देखें कि अगर पीवी डायग्राम दोनों का अगर सेम आ रहा है, देन हाउ वी कैन टेक दिस, यानी हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। हम कैसे समझेंगे कि दिया हुआ प्रोसेस एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल है। तो उसके लिए हमें इंडिकेटर डायग्राम में ये देखना पड़ेगा कि उसका स्लोप क्या जा रहा है, ठीक है। तो हम स्लोप देखना चाहते हैं इंडिकेटर डायग्राम का। तो आइए चलिए स्लोप के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, देखो स्लोप, तो हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम। इसका अगर हम स्लोप की बात करें तो देखिए क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना, इसको इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर मैं ये मान लूं कि चलिए ठीक है, मेरे पास ये कोई इस तरह का एक ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसे कोई ग्राफ है मेरे पास, ठीक, और एक ग्राफ ये है, ये दो ग्राफ है मेरे पास, ये P और ये V, इसका 1 है और इसका 2 है। तो बताओ स्लोप किसका बड़ा है? मैग्नीट्यूड। तो आप बोलेंगे स्लोप ऑफ 2 बड़ा हो गया स्लोप ऑफ 1 से, है कि नहीं?
दोनों का निगेटिव है वो एक अलग बात है, कि स्लोप की एक्चुअल वैल्यू क्या हो रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड। तो ये है, तो हम कैसे पहचाने विच वन इज आइसोथर्मल एंड विच वन इज एडियाबैटिक, तो हम लोग इसमें स्लोप की बात करेंगे। तो यहां पे अगर हम स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करें, स्लोप के मैग्नीट्यूड की, तो हम क्या लिखेंगे, dp बाई dv। लिखोगे कि नहीं, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, लिखोगे कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए डिस्कस करना चाहते हैं, चलिए आइए देखिए। तो हम पहले डिस्कस करेंगे इसमें आइसोथर्मल के लिए। तो अगर हम आइसोथर्मल के लिए बात करें तो देखो क्या होगा, फॉर आइसोथर्मल, किसके लिए हम बात करने जा रहे हैं, फॉर आइसोथर्मल। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, ध्यान से देखना, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ डिफरेंशिएट इट, तो हम क्या लिखेंगे, v इंटू डी पी प्लस p इंटू डी वी इज इक्वल टू वॉट, जीरो, इज इक्वल टू वॉट, जीरो। चलिए साहब ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dp बाई dv। तो यहां पे dp रहने देते हैं और यहां पे dv ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा माइनस p अपॉन v, माइनस p अपॉन v। तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप, स्लोप ठीक एट आइसोथर्मल प्रोसेस, किसके लिए, आइसोथर्मल, क्या आ रहा है, माइनस dp बाई dv। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, चलिए याद रख लेंगे इसको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि एडियाबैटिक के लिए कैसा होगा, किसके लिए बात करने जा रहे हैं, एडियाबैटिक। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बोलो, इक्वेशन क्या होगी, हाउ वी कैन ड्रॉ दिस। तो इक्वेशन की अगर हम बात करें, इक्वेशन इसके लिए होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होती है बताओ, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, होती है कि नहीं। चलिए, तो अगर अब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो बताओ क्या आएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो ये है हमारे पास, तो हम इसको अगर करें, p को पहले करें तो क्या लिखेंगे, v की पावर गामा dp प्लस, अब v को करें तो पहले इसकी पावर को करेगा, तो यहां पे आ जाएगा गामा, यहां पे आएगा p गामा की पावर -1 इंटू dv और इंटू p इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मैं v की पावर गामा कॉमन ले लूं, v की पावर गामा इज टेकन एज कॉमन, तो यहां क्या आएगा, dp प्लस गामा अपॉन v इंटू dv इंटू p, और ये हो जाएगा क्या, 0। सही है, तो अब हमें क्या मिल रहा है, तो dp इज इक्वल टू, ठीक है, dp इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, dp अपॉन dv चाहिए ना, माइनस गामा अपॉन v इंटू p, और यहां पे क्या आ जाएगा, dv। तो हम क्या लिखेंगे, dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू p अपॉन v। तो ये स्लोप आ गया किसका, एडियाबैटिक का। तो अगर हम बोलें कि ये एडियाबैटिक का अगर स्लोप है, किसका स्लोप है बताओ, एडियाबैटिक का अगर ये स्लोप है तो हमें क्या मिलेगा, ये हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारे पास जो आइसोथर्मल था, कौन था बताओ, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए जो ये स्लोप आ रहा था वो कितना आ रहा था बताओ, तो वो आ रहा था माइनस dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p बाई v, ठीक है, ये प्लस में था, ये आ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, ठीक है, इज इक्वल टू होगा हमारे पास गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये बात समझ में आ रही है, अच्छा चलो ठीक है, ये बात भी। अब इसमें दो बातें तुम्हें घुमा सकती हैं, समझना क्या दो बातें होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े इसमें, चलिए देखिए, आइए। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोथर्मल का जो स्लोप है, स्लोप, ठीक, आइसो के लिए वो कितना है, माइनस dp बाई dv। और अगर हम बोलें स्लोप किसका, एडियाबैटिक का, अगर हम बोलें तो क्या लिख सकते हैं,
माइनस गामा इंटू dp बाई dv। अब अगर तुमसे ये कोई पूछे कि स्लोप में कौन ज्यादा है इनमें से, विच वन इज ग्रेटर इन स्लोप, तो स्लोप के कंपैरिजन में अगर हम बात करें कि इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है, ये बात ध्यान रखिएगा, स्लोप ऑफ आइसो बड़ा होता है किससे, क्योंकि निगेटिव में ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि भैया गामा जो होता है वो होता है Cp बाई CV, और जबकि Cp बड़ा होता है Cv से, तो इसका मतलब गामा बड़ा हो गया 1 से, गामा बड़ा हो गया 1 से। तो जब भैया गामा ही 1 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये फैक्टर बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, बताओ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो इसको हम अब यहां पे सही से लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ? तो हम लोग ये बोलेंगे कि भैया स्लोप किसका, आइसो का बड़ा होगा स्लोप किसका, एडिया का। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले कि चलो ये तो तुमने बता दिया, अब एक बात और बता दो, क्या पूछेगा तुमसे? देखो, अगर एक बात और पूछ ले तुमसे, क्या पूछेगा? देखो क्या पूछेगा, तो हमसे ये कह दिया अगर कि चलो ठीक है, स्लोप ऑफ आइसो का मैग्नीट्यूड और स्लोप किसका, एडिया का, कौन बड़ा होगा? बताओ। अब तुमसे पूछने लगा वो, बताओ कौन, क्या आंसर करोगे? तो याद रखिएगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड इसका बड़ा हो जाता है। दिमाग में आया? ये चीज थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अभी अब दिखाते हैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करके। चलिए, ये बात क्लियर हुई? चलिए देखिए, चलो ये बात तो समझ में आती है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि चलो ठीक है, ये चीज अगर है हमारे पास, तो अब क्या करेंगे? तो देखो, अगर हम ये बोलें कि अगर मेरे पास एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ? एक्सपेंशन। तो अगर ये प्रोसेस है मेरे पास P, और ये क्या है V, और ये इस तरह से है, ये 1 और 2, तो बताओ स्लोप किसका ज्यादा है? तो हम बोलेंगे जाहिर सी बात है, स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। अब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे बताओ? स्लोप 1 जो है वो छोटा है स्लोप ऑफ 2 से, तो हम ये बोलेंगे ये ज्यादा स्टीपेस्ट है। कैसा है? स्टीप्स्ट है, बहुत ज्यादा ग्राफ, यानी बहुत तेज गिर रहा है ये। और ये क्या है? स्लो है, स्लो स्टीप है। ठीक है, अगर ऐसा है तो बताओ अब हम 2 को क्या कह सकते हैं? तो 2 प्रोसेस जो है वो क्या है? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। और 1 क्या है? आइसोथर्मल। क्लियर है बात? अच्छा, अब अगर हम यहां पे ये बात करें कि चलो ठीक है, ये तो आपने ले लिया, तो अब ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये वाला प्रोसेस दे देता, समझना, ये प्रोसेस मैंने दे दिया P और ये दे दिया V, और यहां पे मैंने ऐसे दे दिया, ये क्या हो रहा है? कंप्रेशन। अब ये 1 है और ये 2 है, अब बताओ कौन आइसो कौन एडिया? तो जाहिर सी बात समझ में आ रहा है, ये ज्यादा स्टीपेस्ट हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये ज्यादा स्टीपेस्ट है और ये कम स्टीप है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो पहला वाला जो है वो क्या है? एडिया। क्या है बोलो? एडिया। और जो दूसरा है हमारा वो क्या है? आइसो। क्या है बोलो? आइसो। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। बताओ यहां तक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो ये चीजें थोड़ा सा आपको किताबों में मिलेंगी, तो ये थोड़ा सा तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब देखिए, एक और चीज बचा हमारे पास, व्हाट अबाउट द वर्क डन। क्या निकालना है हम लोगों को? वर्क डन निकालना है हमें एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में। तो अगर हम एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में निकालें तो हाउ वी कैन टेक दिस। ठीक है, हम कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि वर्क डन बाय अ गैस कैसे हम निकालेंगे, वर्क डन ऑन द गैस या वर्क डन बाय द गैस।
वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव लेते हैं, वर्क डन ऑन द गैस इज निगेटिव। ठीक है, उस पर काम हो रहा है तो निगेटिव, वो खुद कर रही है तो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब अगर हम सोचें इसमें तो डन, मिटा दें। चलिए आइए अब देखिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं इसमें। ठीक, चलिए वर्क डन बाय गैस, तो वर्क डन हम पहले समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। वर्क डन, तो वर्क डन जो होता है हमारे पास, वर्क डन वो क्या होता है, वो सिंपल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए साहब ये समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करें कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई पिस्टन है इस तरह से, ये एक पिस्टन है मेरे पास, ये अब मैं इसको ऐसे इधर की तरफ किसी फोर्स F से दबा रहा हूं और यहां पे मेरे पास बहुत सारी गैस फिल्ड है। ये है मेरे पास, इसको अब हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, तो अगर मैं ये तुमसे बोलूं कि चलो ठीक है इसका वर्क डन बता दो, तो तुम क्या बोलोगे? ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम ये बोलोगे कि चलो ठीक है, अगर ये यहां से इधर की तरफ डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हो गई, बताओ कितनी हो गई? डेल्टा एक्स अगर डिस्प्लेस हो गई और ये यहां पर आ गया, तो हाउ मच वर्क हैज टू बी डन? तो आप बोलेंगे डेल्टा डब्ल्यू जो हो रहा है यहां पे, दैट विल बी इक्वल्स टू, दिखाई दे रहा है? ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू तो क्या लिखेंगे? एफ इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो जरा, अगर हम इस वॉल के बारे में ऐसे सोचें, ये वॉल है पूरा, अगर इसका एरिया ए है और ये फोर्स लग रहा है, देन वी कैन राइट द फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? प्रेशर अपॉन एरिया। तो बताओ प्रेशर इंटू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, क्या आएगा? क्या मिलेगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। क्या लिख पाएंगे बताओ? प्रेशर इंटू एरिया। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? तो हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स। इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं वॉल्यूम। क्या है बताओ? वॉल्यूम। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? पी इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी। दिस इज द वर्क डन बाय गैस। कोई भी गैस है अगर, तो उस पर इतना काम किया जाएगा। अब हम निकालना चाहते हैं कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, अब हम लोग ये आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें, आइए। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? वर्क डन इन आइसोथर्मल। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है, ये हम समझते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है, उसका अभी जो कोई स्टेट था, आइसोथर्मल हम ले रहे हैं, तो उसका स्टेट था अभी P1 V1, ठीक, और यहां से हमने इसको ऐसे कर दिया P2 V2, ठीक, और टेम्परेचर क्या रहा? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहा? यहां भी T था और यहां भी क्या था? T था। तो डेल्टा V कितना रहेगा? अच्छा, हम W निकालेंगे, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V, P इंटू DV। चलिए ठीक है, तो अगर हम वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन, तो हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? P तो कांस्टेंट है, चलो P कांस्टेंट नहीं है, तो ये आ गया P और ये हो गया dV। अब प्रॉब्लम क्या होगा बताओ? प्रॉब्लम ये होगा कि P भी वेरिएबल है और V भी वेरिएबल है। दूसरी बात,
dv इज द ऑपरेटर एंड p इज द अनदर वेरिएबल। तो क्या करें, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि pv इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। बताओ pv इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। तो अगर pv इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो हम p को इन टर्म ऑफ v लिख सकते हैं। कैसे, तो हम लिख सकते हैं pv इज इक्वल टू nRT। देन हाउ वी कैन राइट, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू nRT अपॉन v। n नंबर ऑफ वॉल्यूम्स अगर ले लें, अगर हम 1 ले लेंगे तो nr हो जाएगा, nr की जगह पे n हो जाएगा, r हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो चलिए अब इसको निकालते हैं। आइए देखिए, तो अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v1 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, v2, और क्या आ रहा है nRT अपॉन v dv। तो क्या आ जाएगा nRT, अब इसको क्या लिख देंगे ln v, और क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, हम यहाँ लिख देंगे v1 से v2। तो क्या आएगा, तो इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं nRT ln v2 माइनस ln v1। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, देखिए क्या मिलेगा वहां से हमें बताओ, वर्क डन इज इक्वल टू nRT ln v2 अपॉन v1। अगर हम n को 1 अज्यूम कर लें, क्या अज्यूम कर लें 1, तो वर्क डन फॉर अ सिंगल मोल गैस RT, और क्या आ जाएगा बताओ ln v2 अपॉन v1, और क्या लिखें इसको, उसको लिखते हैं 2.306 RT log क्या आ जाएगा v2 अपॉन v1। ठीक है, दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हो गया। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। डन। चलिए अब हम देखना चाहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कितना होगा। किसके लिए करने जा रहे हैं हम लोग, एडियाबैटिक प्रोसेस। आइए देखिए, चलिए हम किसके बारे में बात करेंगे, एडियाबैटिक। आइए देखिए, अगर हम लोग एडियाबैटिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखिए, अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करें कि वो कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होती है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बोलो, के। तो हम ये बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू हो जाएगा V, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा P K इंटू वी की पावर माइनस गामा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये है हमारे पास। अब हमें वर्क डन चाहिए, तो चलिए वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन अगर हम लिखेंगे W, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन P dV। तो क्या लिखेंगे बताओ, इंटीग्रेशन K V की पावर माइनस गामा dV। और मान लेते हैं V1 से कहाँ जा रहा है वॉल्यूम, V2। तो अगर हम इसकी बात करें कि ठीक है, अगर ये V1 से V2 जा रहा है, देन व्हाट वी हैव टू डू। तो V1 से अगर V2 जा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू के, तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें बताओ, तो यहाँ पे मिलेगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, माइनस गामा प्लस 1।
ये मिलने लगेगा हमें, बताओ ये चीज़ मिलेगी कि नहीं। और हम लोग क्या लिखेंगे, V1 से V2, V1 से V2। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर ले रहे हैं, ये बाहर ले लेते हैं, तो K अपॉन 1 माइनस गामा। अब इस पे अप्लाई करेंगे, देखो क्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे V2 1 माइनस गामा, और यहाँ लिखेंगे माइनस V1 1 माइनस गामा। ये बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, या 1 मिनट रुकते हैं, इसको क्या माने इसको, देखो ये तो हो गया ना। देखो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, K V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1। बनाओ इसको जल्दी से। अब देखिए आगे चले इसमें, देखो अगर हम ये बोल रहे हैं कि चलो वो चीज़ ठीक है, तो हम ये भी तो जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या, तो हम जानते हैं कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, होता है कि नहीं, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखो हम एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू K। सही है, सही है ना, ठीक है। तो हम और क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जो उस इक्वेशन में लिखा था। देखो क्या लिखा था हमने इक्वेशन में, तो इक्वेशन में लिखा है 1 माइनस दिस, और ये चीज़ हमें चाहिए कैसे भी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े इसमें, तो देखो तो ये चीज़ तो हमें मिल रही है, ठीक। अच्छा ये इसके बराबर भी होगी, P2 V2 की पावर गामा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं कि P1 इंटू V1 की पावर गामा इंटू क्या करें बताओ, यहाँ पर हम लिख दें V1 1 माइनस गामा इज इक्वल टू K V1 1 माइनस गामा। सही है, तो ये कट पिट के क्या आ जाएगा, P1 V1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, K V1 1 माइनस गामा। और इसी तरह से हम क्या लिख पाएंगे, P2 V2 इज इक्वल टू K इंटू V2 1 माइनस गामा। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना, यहाँ से हमें पता चल रहा है। यानी हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन। तो W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक। और क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखो ज़रा जल्दी से। चलिए तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आ रहे हैं, ओके। तो इसमें ये चीज़ है, ओके। इसमें एक चीज़ देखिएगा, ये तो हमारे पास सही है कि P1 V1 ये तो रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे V1 से मल्टीप्लाई करें उधर V2, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास नहीं होना, ठीक है। चलिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम लोगों के पास यहाँ क्या आ रहा है, हाँ यहाँ पे क्या था, K V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा, यही था, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, तो W आ गया हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। एक तो ये वर्क डन हो गया, और क्या होगा, देखो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT, बिल्कुल सही बात है, PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं बताओ, वर्क डन 1 माइनस गामा। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NRT2 माइनस NRT1, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू, ये आ जाएगा NR 1 माइनस गामा
यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग T2 माइनस T1। दिस इज द वर्क डन इन अ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये भी वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस है और वो भी वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, डन। बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा हम लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जिसमें बात करेंगे दैट इज योर जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, अगर हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो देखिए क्या है हमारे पास, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो लॉ है हमारे पास वो है आपका जीरोथ लॉ। देखो जीरोथ लॉ क्यों है, फर्स्ट लॉ क्यों नहीं है? ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लॉ होते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, जो हमें बताता है कि DW इज इक्वल डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, अभी डेल्टा U पढ़ेंगे क्या होता है, प्लस डेल्टा V डेल्टा W, ये हमें बताता है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वर्क डन होता कैसे है, हाउ इट कैन बी डू, यानी क्या क्यों हो रहा है वर्क डन। तो इट डज नॉट गिव एनी कंसेप्ट अबाउट द टेम्परेचर। तो थोड़ी दिनों के बाद जब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आ गए, उसके बाद हमें पता चला कि टेम्परेचर एक वो चीज़ होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि वर्क डन कैसे होगा, यानी किधर से किधर वर्क डन फ्लो होगा। तो अगर हमें ये हीट ट्रांसफ़र होगी तो हमें कैसे पता चले कि वो हमें कैसे करना है। तो हमें जो है जीरोथ लॉ ने ये बताया कि अगर हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, बल्कि 3 बॉडीज़ हैं, जिसमें से कोई 2 बॉडी थर्ड बॉडी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, एंड इट विल गिव द कंसेप्ट ऑफ द टेम्परेचर। एंड ऑल्सो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिसाइड करती है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, हीट किधर से किधर फ्लो करेगी। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये बात समझ में आया? तो हम लोग लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें, जीरोथ लॉ। तो अगर हम जीरोथ लॉ की बात करें, जीरोथ लॉ, तो देखिए हमारे पास क्या है जीरोथ लॉ। तो अगर हम जीरोथ लॉ की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या कहता है ये लॉ। देखिए ये लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास ये इस तरह से एक कोई बॉडी है, ये ए बॉडी अगर हम मान लें, और यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से है, ये डायाथर्मिक है और ये एडियाबैटिक है और ये इस तरह से है। ठीक, इस बॉडी का नाम B है और इस बॉडी का नाम C है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि कुछ देर के बाद A और C, यानी A एंड क्या कहेंगे बताओ, तो हम बोलेंगे A एंड C आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। किस में आ जाएंगे बताओ, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ऑफ A बराबर हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ C के। ठीक है, अब ये तो एडियाबैटिक वॉल है ना, तो इन दोनों में तो ट्रांसफर होगी नहीं हीट, एडिया, लेकिन ये डायाथर्मिक तो इससे इधर भी जाएगी, इससे इधर भी जाएगी। फिर क्या हम बोलेंगे, A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, TA इज इक्वल टू TB। तो ये अगर हम फर्स्ट मान रहे हैं और ये हम सेकंड मान रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं अगेन, क्या कह सकते हैं बताओ, तो हम लिख सकते हैं अगेन, क्या लिख सकते हैं, TB इज इक्वल टू TC। क्या बोलेंगे, TB इज इक्वल टू TC। इसका मतलब B एंड C आर इन किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम। किस में आ जाएंगे बोलो, इक्विलिब्रियम में ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और ये क्या देता है हमें, क्या देगा हमें, तो इट गिव कंसेप्ट अबाउट द टेम्परेचर। तो आगे हम लिख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो दिस गिव कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। आगे पढ़ेंगे, टेम्परेचर इज ए
physical quantity. Temperature is a physical quantity which give the direction of flow of heat. दूसरी बात हमें क्या याद रखना है, हीट ऑलवेज flows from high temperature to low temperature. यानी हीट जो है वो हमारी हमेशा हाई टेम्परेचर से किधर जाएगी, लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है. तो ये बातें हम लोगों को तो पता होना चाहिए. अगर ये पता नहीं है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है. क्लियर? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इसमें इंटरनल एनर्जी. तो देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है इसको समझते हैं हम लोग. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. आइए देखिए, अब हम अगर बात करें कि इंटरनल एनर्जी क्या है, तो इंटरनल एनर्जी देखिए, अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी के लिए अगर हम डिस्कस करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं. तो हम लोग ये बोलें अगर कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक वेजल है. क्या है ये बताओ, वेजल. और हमारे पास यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. क्या है बताओ, फ्रिक्शनलेस पिस्टन. और यहाँ पे हमने क्या भर दिया, गैस. कोई भी गैस यहाँ पे फिल्ड है हमारे पास, ये. ठीक है साहब, ये गैस भी आ गई हमारे पास. और हमने यहाँ पे कोई फ्लेम को जला दिया. ऐसे हमने यहाँ पे कोई फ्लेम ऐसे आराम से जल रहा है. और हमने क्या किया, यहाँ से एक स्ट्रिंग को ऐसे लटकाया. समझना थोड़ा बात को. चलिए देखिए, तो इसको हमने पिस्टन को इस तरह से यहाँ पे लाए और हमने इसको एक पुली को, यहाँ ये पुली है हमारा, और इसको हमने ऐसे लटका दिया. ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास. अब हमने क्या देखा, जब हम इसको हीट देते जा रहे हैं तो हमने 2 मिनट तक हीट दिया, कुछ भी नहीं हुआ. 2 मिनट तक हीट हमने देते रहे और कुछ भी नहीं हुआ. फिर कुछ देर के बाद ये नीचे खिसकना शुरू हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रही थी वो इसने कहीं ना कहीं अपने अंदर इस्तेमाल की. तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. क्या बोलते हैं हम उसको, इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी क्या है, देखिए, the energy of molecules contained in a given gas is due to configuration यानी सेपरेशन, configuration of molecule and motion of them. ठीक. अब देखो, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ठीक. तो कौन सी इंटरनल एनर्जी होती है, पोटेंशियल. और ड्यू टू मोशन. और अगर हम ड्यू टू मोशन की बात करें तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक. ठीक, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. अच्छा, इसमें एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी कब होगी और काइनेटिक एनर्जी कब होगी. तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0. तो सारी की सारी काइनेटिक इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी. ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा. इसमें 1-2 बातें और याद रखना रहता है तुम लोगों को. देखिए मैं उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या याद रखना है वो समझते हैं. तो यहाँ पे तुम्हें ये बात ध्यान रखना है. ठीक है, क्या बात ध्यान रखनी है, देखो एक बात ध्यान रखना, पहली चीज याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ
इज फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होता है बताओ? तो ये किसका फंक्शन होगा हमारे पास? ये जो हमारे पास फंक्शन होता है काइनेटिक एनर्जी, तो टेम्परेचर का फंक्शन होगा। और ये किसका फंक्शन होता है हम लोगों के पास? तो ये फंक्शन होता है हम लोगों के पास वॉल्यूम का। किसका फंक्शन होगा? वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। ठीक, क्योंकि वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है तो उनका सेपरेशन भी बढ़ेगा या घटेगा। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ क्या? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है। एक और बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है? देखो, तुम्हें याद रखना है इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू इज स्टेट फंक्शन, इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब हम इसमें। तो इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया। अब जब इंटरनल एनर्जी हमें समझ में आ गया है तो अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर सकते हैं। चलें आगे, चलिए देखिए, आइए देखिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट लॉ। तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ कहता है द हीट गिवन टू अ सिस्टम इट विल बी यूज्ड इन टू मेथड्स या टू प्रोसेस, दैट इज चेंज इन वर्क डन, यू आर डूइंग द वर्क डन, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। तो क्या लिखेंगे? तो गिवन एनर्जी, हीट एनर्जी टू अ सिस्टम, तो ये क्या करता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, प्लस वर्क डन। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? एनर्जी सप्लाई टू अ सिस्टम, यहां लिख देते हैं एनर्जी सप्लाइड टू ए सिस्टम is partially used for change in internal energy and partially used for doing work। ठीक है, डूइंग वर्क, ये थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना है। बनाओ उसको जल्दी से। जल्दी से करिए, फिर आगे हम इसमें स्टडी करते हैं और। ठीक है, चलिए आइए देखिए। डन, चलिए देखिए, अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं इसमें। आइए देखिए, तो अगर हम आगे बात करें तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन, तो अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन, तो देखिए एप्लीकेशन जो होता है हमारे पास, वो सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात भी करें, ये आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये होता है हमारे पास। अब ये बताओ, अगर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, हम आइडियल गैस की बात करते हैं, तो आइडियल गैस में क्या होता है समझना। तो आइडियल गैस में U जो होता है वो पूरी तरह से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ क्या होता है? टेम्परेचर। तो यहां पे डेल्टा T क्या होगा? 0। तो बताओ डेल्टा U भी क्या हो गया? 0। डेल्टा U भी क्या हो गया हमारे पास? 0। तो हम ये बोल सकते हैं, तो एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस में द हीट गिवन टू द सिस्टम इज टोटली कन्वर्ट इनटू द वर्क डन। ठीक है, तो ऑल हीट एनर्जी
given to the system is totally convert into the work done, totally convert into the work done। क्लियर? ये बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्या बात करनी है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखिए अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइए अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हम उसको समझ लेते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। तो अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि W dW ये तो हमारा वो हो गया इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या रहती है, जीरो। यानी हम उसको कितना भी देते रहें लेकिन वो क्या होगा, जो हमारा ये चीज है वो क्या करेगी, कभी भी इस तरह से अपना टेम्परेचर या अपनी कुछ चीजों को वो वर्क, आप एनर्जी देते रहिए लेकिन उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, याद है ना, जीरो। अगर उसकी स्पेसिफिक हीट जीरो तो तभी कभी भी क्या नहीं करने देगी, अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं आने देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम यहां से वर्क डन निकालें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो देखो, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम बोल सकते हैं डेल्टा U प्लस डेल्टा W इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा U प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो। अगर ये आ रहा है हमारे पास तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, माइनस डेल्टा U। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, और यहां पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। क्या हो रहा है ये बताओ, एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन होगा तभी तो टेम्परेचर घटेगा। अच्छा ये चीज है तो ये कहां पे यूज होती है, तो ये दो जगह पे हम लोग यूज करते हैं। एक करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर में होगी, और एक कहां पे प्रोसेस दिखाई देगा, टायर जब बस्ट करेगा। ठीक है, या कहां पे इस्तेमाल करते हैं इसको, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, और टायर बस्ट, जब टायर बस्ट हो जाता है तब यही प्रोसेस यहां पे हो रहा होता है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा ना करके उसने ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया, उसने लिख दिया माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू प्लस डेल्टा U, तो ये कहता है टेम्परेचर, क्या कहता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, और ये क्या होता है, कंप्रेशन। ये क्या होता है बताओ, कंप्रेशन, यानी उस पर वर्क किया गया होगा, तो यानी आपकी गैस कंप्रेस हो रही है। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है बात, बोलो। चलिए बनाइए इसको। तो आई थिंक ये चीज हम लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज हम लोगों को पढ़ना होता है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। अगर हम इसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या होगा। तो देखिए एरिया अंडर पीवी डायग्राम, तो अगर हम पीवी डायग्राम के अंदर बात करें कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो अगर हम बात करें कि ये अगर हमारे पास पीवी डायग्राम है, ये देखिए ये P है और ये V है, तो अगर मान लो ये एक्सपेंशन हो रहा है एंड दिस इज द, ये हम ले लें, तो अगर हमें ये एरिया निकालना पड़े तो ये हमें क्या मिलेगा, तो देखिए एरिया अंडर, क्या लिखेंगे, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या होगा बताओ, तो हमारे पास होगा PdV। कैसे, अगर हम बोलें कि चलिए ठीक है हमारे पास ये है, तो अगर मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप ऐसे ले लूँ, ये मैंने एक स्ट्रिप ले लिया, यहाँ पे मैं थोड़ा मान लूँ कि ये वाला मेरा P है और ये वाला जो है वो dV है, तो बताओ इसका एरिया कितना आएगा, यही तो आएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप हम क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा हमारे पास, ये होगा, तो हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब ये तो वर्क डन होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। तो यानी इसके अंदर हमें क्या मिल रहा होगा बताओ, एरिया मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा जल्दी बताओ, एरिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा, वर्क डन, जितना भी वर्क हो रहा होगा हम उसको यूज कर लेंगे।
ये एरो क्या बता रहा है बताओ यहाँ पे, ये जो एरो होता है हमारे पास, ये इससे ये पता चलता है एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। और अगर हम अपना कॉमन सेंस भी यूज करें तो ये बताओ इधर से इधर जाने पे वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा तो क्या आ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वो एक्सपेंशन ही कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा बताओ, एक्सपेंशन कर रहा होगा। तो ये बात हमें समझ में आ रही है, बोलो। तो चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये बात हमें समझ में आ रही है तो अब इसमें एक न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं तुम्हें एक दो न्यूमेरिकल कराता हूं। चलिए देखिए, आइए न्यूमेरिकल समझते हैं इसके। देखिए ये हमें एक न्यूमेरिकल दिया है इन लोगों ने। चलिए न्यूमेरिकल करें, आइए देखिए। ओके, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्या है न्यूमेरिकल, क्वेश्चन है हमारे पास 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस undergo cyclic process या cyclic changes A B C D from the given diagram, ठीक है। कैलकुलेट नेट वर्क डन in the process, ठीक है। एक चीज दी है आपको, 1 ATM इज इक्वल टू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, फिगर क्या है हमारे पास, तो फिगर हमारे पास ये दिया है इन्होंने। देखिए क्या है फिगर, ये है। ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें करना है। बताइए कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डू दिस। चलिए करें, देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या फिगर दिया है हमें, इस तरह से फिगर है हमारे पास। तो ये कितना है 2, ये कितना है 4, 0, ये कितना है 1 और ये कितना है हमारे पास 4, ठीक है। और ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस है, A B C D। तो देखो वर्क डन A to B, तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। तो अगर हम A to B निकालना चाहें तो देखो क्या होगा, तो ये पूरा वर्क डन हमारा आएगा कि नहीं,
ये हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे बताओ? तो हम लिखेंगे दिस 4 इंटू 4 और इंटू 10 टू दी पावर माइनस प्लस 6, और लीटर है तो लीटर का 1 लीटर कितना होता है? 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3। तो ये हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें करना है वर्क डन B टू C, तो क्या आ जाएगा? 0। देखो इसका एरिया अंडर द ग्राफ कुछ भी नहीं है। अब C टू D, तो वर्क डन फ्रॉम C टू D, तो अगर हम इसकी बात करें तो कितना आएगा बताओ? यहाँ से यहाँ, तो वॉल्यूम चेंज कर रहा है, अभी हम निगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, तो कितना होगा बताओ वॉल्यूम चेंज? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा 3। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? 3, और प्रेशर कितना था? दिस। तो प्रेशर तो यही है हमारे पास, ये प्रेशर हो गया। वॉल्यूम यहाँ से यहाँ चेंज है, तो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ फिर चेंज करो, तो 3 इंटू कितना आ रहा है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू ये कितना रहेगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब हम लोग क्या करेंगे? वर्क डन फ्रॉम D टू A, तो इसका भी क्या रहेगा? 0। अब WABCD अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे? सबको जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या मतलब है? W ऑफ AB प्लस W ऑफ BC प्लस W ऑफ CD प्लस W ऑफ DA। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 12 इंटू 10 टू दी पावर 9 प्लस 0 माइनस, क्या लेंगे? माइनस, क्योंकि ये आ रहा है हमारे पास, तो कितना आ रहा है? 6 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये कितना? प्लस 0, तो कितना आ रहा है बताओ? 6 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, आर्क, क्या आ गया? ये आर्क। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह के पीवी डायग्राम रहेंगे, इनको हम लोग आराम से बना लेंगे। और देखिए और किस तरह का पीवी डायग्राम आपको दे सकता है, तो अगर हम बात करें कि और किस तरह का पीवी डायग्राम मिलेगा हमें, तो पीवी डायग्राम कैसे भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, पीवी डायग्राम कैसे दिया जा सकता है? देखो ऐसे भी पीवी डायग्राम आपको दे दिया जाएगा। देखो ये दे दिया गया पीवी डायग्राम, ऐसे दे दिया जाएगा पीवी डायग्राम के, इसमें बताओ ऐसे गया फिर ऐसे आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो इसका एरिया 0 हो गया, इसका एरिया नेगेटिव और इसका एरिया पॉजिटिव। तो इसके लिए एरिया अगर हमें निकालना है, किसके लिए निकालना है एरिया बताओ? इस वाले के लिए। इस वाले के लिए अगर निकालना है तो ये पूरा एरिया हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर अगर एरिया हमें मान लीजिए कि अगर इसके लिए निकालना है तो ये वाला निकाल देंगे। ये देखिए ये निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि नेट वर्क डन क्या होगा, तो नेट वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व, तो ये वाला हमारा नेट वर्क डन प्रोसेस हो जाएगा। ये क्या हो गया बताओ? नेट वर्क डन। ये हमारा हो जाएगा नेट वर्क डन। अब मान लो और हमें दे दिया, जैसे मान लीजिए हमें इस तरह का साइक्लिक प्रोसेस दे दिया, ये दे दिया हमें, ये P है और ये V है, और हमें ऐसे दे दिया, ये दे दिया, इस तरह से हमारा हो रहा है। अब बोलेगा बताओ इसके अंदर, तो आप क्या करेंगे? अब इसमें अगर आपको निकालना है ये फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड, जिसे हम बोल दें चलो कि ये हमारा अगर हम बोल दें कि ये 2 है, तो देखो अगर हम ये वाला एरिया निकालना चाहें, ये वाला यहाँ तक ही तो हुआ ये प्रोसेस, तो ये वाला एरिया निकाल देंगे। कौन सा? ये वाला टोटल एरिया। चलिए साहब, फिर क्या करेंगे? फिर ये वाला, तो ये यहाँ तक हुआ, ये दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में गए। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तीसरे वाले की, तो ये तो एरिया ये हो रहा है, तो ये निकाल लिया जाएगा। फिर हमारे पास एरिया क्या हो रहा है? देखो फिर हमारे पास एरिया ये वाला आ रहा है, तो ये निकाल लिया जाएगा। अब ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव, तो नेट वर्क डन क्या होगा हमारे पास? तो नेट वर्क डन जो होगा वो होगा हमारे पास ये वाला, दिस इज द नेट वर्क डन। तो किसी भी साइकिल प्रोसेस में क्या होता है? क्लोज्ड लूप, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? W नेट। तो हमें ये ध्यान रखना है, नेट वर्क डन in a
cyclic process in a cyclic process is area of the loop. क्या होगा ये बताओ? लूप का एरिया. ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया. तो आज हम यहीं तक रोक लेते हैं. अब जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आपका पीवी डायग्राम पे और न्यूमेरिकल करेंगे और ये देखेंगे हम लोग कि किस किस तरह से हम और चीज़ों को देख सकते हैं. ठीक है, अभी इसके अंदर हमारे पास रेफ्रिजरेटर बचा है और हमारे पास क्या बचा है? हीट इंजन. हीट इंजन रेफ्रिजरेटर एक ही होता है. नेक्स्ट हमें इसमें पढ़ना है कार्नोट साइकिल वगैरह पढ़ना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.